हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ना होकर इसमें कुछ मैकेनिक्स का पार्ट भी इन्वॉल्व रहेगा, पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? पेंडुलम ऑफ बोव मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8 C इज एट रेस्ट in a horizontal uniform electric field of 2 into 10⁻⁴ V पर मीटर। ठीक है। चलो, m इजिकल टू क्या लिख दे रखा है इसने? 80 मिलीग्राम। तो पहले तो इसको हम केजी में लिख लेते हैं। 80 मिली क्या होता है? 10⁻⁻6 kg लिख देंगे इसको। मिली 3 होता है और उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो फिर 3 और जुड़ जाएगी तो -6 आ जाएगा। ठीक है। क्यू क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8 गुलाम। ठीक है। और ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ई दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब हम डायग्राम बनाते हैं ताकि ठीक से इमेजिन कर सके कि है क्या प्रॉब्लम हमारी। ये हमारा पेंडुलम है। ठीक है। ये स्विंग करते हुए यहाँ आया, जिसका मास जो है वो 80 मिलीग्राम है और ये चार्ज है इस पे, वो क्यू है। 2 इंटू 10⁻⁻8 गुलाम। ये भी ठीक है। चलो, तो पूछा है कि फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। ठीक है भाई, थीटा बताना है हमें और इसमें जो टेंशन पैदा होगा टी वो बताना है। ओके। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे। इस पे क्या कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एम जी लग रहा है एक तो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। ये टी फोर्स है, टी स्ट्रिंग के साथ है। इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इस हिस्से को नाम दे देंगे टी कोस थीटा। ये एंगल की साइड है ना, ये थीटा हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। और ये इसने फोर्स हमें दे रखा है एफ का। ठीक है। और ये एफ फोर्स क्या होता है? क्यू ही होता है ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्यू ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन निकाल सकते हैं इस डायग्राम से, है ना। दो इक्वेशन कौन कौन सी होंगी लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये है कि टी साइन थीटा है वो क्यू ई के इक्वल है और टी कोस थीटा है वो एम जी के इक्वल है, तभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है। चलो, एक इन इक्विलिब्रियम में हम इमेजिन करके चल रहे हैं इसको। ठीक है। इन इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। ओके। टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब डिवाइड करो इन दोनों को। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा डिवाइड बाई क्यू ई डिवाइड बाई एम जी। अब इनकी वैल्यूज रख दो। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 10⁻⁻8। तुम क्वेश्चन में ऊपर जाके वैल्यूज देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पे। ई की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया 80 इंटू 10⁻⁻6 kg। 80 मिलीग्राम था ना। और जी की वैल्यू होगी 9.8।
जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी। लिख दें? चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे, ये तो इससे चला जाएगा, ऊपर जाके कट जाएगा, तो इससे 80 हो जाएगा। ये लगभग आ जाएगा 0.5 के आसपास आ जाएगा। 0 एग्जैक्ट हम कैलकुलेटर में देखते हैं, 0.5102, ठीक है। और ये 0.502 टेन थीटा की जब ये वैल्यू रहती है तो थीटा क्या होता है, कैलकुलेटर में डाल के देखोगे, ये होता है 27 डिग्री, यानी 27 डिग्री टेन थीटा होता है ना, उसकी ये वैल्यू रहती है, ठीक है। कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन निकालनी है अब हमें। टेंशन का फॉर्मूला हम कहाँ से देख सकते हैं, इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो। ये जो दो हमने लिखी थी ना, टेन साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, टेन कोस थीटा इक्वल टू एम जी, ये पहली वाली यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखते हैं टी इक्वल टू क्यू ई बाई साइन थीटा लिख देते हैं, है ना। साइन थीटा में डिवाइड में ले आया। क्यू की वैल्यू हमें पता है, अभी लिखी थी 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁴, ई की वैल्यू, और ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू थी 27 डिग्री, साइन 27, ठीक है। तो भाई ये कट पिट के साइन 27 की वैल्यू रख के जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी 8.8 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ये कैलकुलेशंस में जानबूझ के नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनमें, और इसको बस काटा पीटी करनी होती है और कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, वो कैलकुलेटर में आसानी से करी जा सकती है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper ball of density 8.6 gram cc per cc and 1 centimeter in diameter is immersed in oil of density 0.8 gram per cc, ठीक है। what is the charge on the ball if it is remain just suspended in oil in electric field of intensity 3600 watt per meter acting in the upward direction, ठीक है भाई। ये ऑयल मान लो तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा जो लिक्विड है ऑयल वो है, ये तुम्हारी बॉल है जो उसमें डुबाई हुई है तुमने। इस पे कह रहा ऊपर की साइड लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, हैं? बात तो वही है। और ये इसका हो जाएगा अपरेंट वेट हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने ये जो प्रेशर और मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हों, 11th क्लास में ही आ जाता है अच्छे से ये। इसको अपरेंट वेट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, जो हमें प्रतीत हो रहा है, ई ऊपर की साइड लग ही रहा है, ठीक है। चलो अब एक बार हम इसकी यूनिट्स को ठीक से लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी आराम से। यूनिट्स जो है, डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल क्या दे रखी है 8.6, इसको हम किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल को हम ρ1 लिख रहे हैं, 8.6 ग्राम पर सीसी था, ये हो जाएगा 8600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ द बॉल आर, ये ½ सेंटीमीटर है थी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके मैं लिख रहा हूँ 0.5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। एक ही बात है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑयल को हम ρ2 बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी डेंसिटी है, हाँ देखो ये दे रखा है, मैं कुछ ऐसे नहीं लिख रहा अपने मन से, ये डेंसिटी ऑफ द ऑयल दे रखा है 0.8 ग्राम पर सीसी। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो,
8000 kg पर मीटर क्यूब। अब चार्ज पूछा है हमसे और बंदे ने इलेक्ट्रिक एवी फील्ड भी हमें दिया है 3600, है ना। देखो ये दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है इसने 3600 पर मीटर, और चार्ज पूछा है भाई क्या होगा। चलो करते हैं, एक बार अपने डायग्राम पे आते हैं। ये जो F इजक्वल टू क्यू ई है, ये ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो है। और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये एपरेंट वेट है उस ऑब्जेक्ट का, यानी उतना ही जितना ये ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा है उतना ही लगा सकता है जितना ये पानी में ये नीचे की साइड लगा रहा है, जो यानी इसका जो वेट है। तो एपरेंट वेट और ये बराबर होते हैं, तो क्यू ई को एपरेंट वेट तो तुम वैसे भी लिख सकते हो कि F इजक्वल टू क्यू ई इजक्वल टू एपरेंट वेट, यानी जो वेट प्रतीत हो रहा है पानी में, ठीक है, एपरेंट वेट। अब मैकेनिक्स में भाई तुम्हारी ये बात पढ़ी हुई होनी चाहिए कि जो एपरेंट वेट है वो होता है एक्चुअल वेट, यानी उस ऑब्जेक्ट का बाहर पानी से बाहर जो वेट था वो उतना, माइनस अपथ्रस्ट, यानी पानी, इस केस में ऑयल, मैं पानी बोल रहा हूँ सॉरी, इस केस में वो ऑयल है जो अपथ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है। हम पानी के केस ज़्यादा पढ़ते हैं ना, इसलिए मेरे को वो याद आ जाएगा। यानी ये ऑयल जो है इसमें अपथ्रस्ट लगा रहा है, वो एक्चुअल वेट था उसमें से वो जो अपथ्रस्ट लगा रहा है ऑयल, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एपरेंट वेट है वो आ जाएगा। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का इस केस में लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जी, ये हमारे वेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब एक्चुअल वेट लिखते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक्चुअल वेट लिखते हैं हम वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रो 1 जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो 2 जी। बस बाकी सब कॉमन आ जाएगा, रो 1 माइनस रो 2 ब्रैकेट में चले जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब जी रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। अब इस साइड क्यू ई है ना, क्यू ई चल रहा है इस साइड, ठीक है। ये लिखो पहले आर क्यूब जी रो 1 माइनस रो 2। अब ई जो है ये डिवाइड में आ जाए, क्योंकि हमें तो चार्ज चाहिए, क्यों चाहिए हमें, तो बस क्यू चाहिए हमें, तो बस क्यू इजकल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जी रो 1 माइनस रो 2, ये रो है भाई, डिवाइड बाई ई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रखनी है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। 4/3 पाई की वैल्यू रखना चाहो रख दो, वरना तुम्हें पता ही है क्या है, पाई रख लो तुम, कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है वैसे भी। जी जी नहीं, आर क्यूब आएगा, आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 की क्यूब, जी की वैल्यू हमें 9.8 पता ही है, रो 1 माइनस रो 2 भी हमें पता है, ये है 8600 माइनस 800, ऊपर हमने निकाली है ये केजी में कन्वर्ट करके। देखो ये देखो, मैंने 8000 लिख दिया, गलत लिखा था 800, ठीक है। 8600 माइनस 800, डिवाइड बाई ई, ई मेरे ख्याल से 3600 था, देखो चेक करो, ई क्या है 3600, बिल्कुल। अब बस कुछ नहीं है, इनको बस
कैलकुलेट करना है। फाइनल कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट विल बी द चार्ज। ओके, तो क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यह था कि एक तेल में एक कॉपर की बॉल को डुबो रखा है और कॉपर की बॉल की जो डेंसिटी है वो 8.6 ग्राम पर सीसी। ऑयल की डेंसिटी हमें दे दी। अब पूछा है कि बॉल पे चार्ज कितना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3600 है और ऊपर की तरफ वो फोर्स लग रहा है। तो हमने बस चार्ज निकाला है और किस तरह निकाला वो हमने अभी देख ही लिया। ठीक है, ρ1 ρ2 की हमें वैल्यू पता थी। F इक्वल टू क्यू एपरेंट वेट, इसमें बस मैकेनिक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, इलेक्ट्रो फील्ड का तो ये था भी नहीं, पर मैंने इसको कंसिडर कर लिया क्योंकि जेई मेन में या एडवांस में इस तरह कंफ्यूज कर देता है। हम समझ लेते हैं यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है या मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये मिक्स करके डाल देते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0.20 आयोटा V बाई V पर सेंटीमीटर। ओके, तो E दे दिया, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो करते हैं। तो A जो है हमारा वो है 104, ठीक है। B जो है वो है 2-1 5। और अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये दो अलग अलग चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तुम देखो, तुम ही कर दोगे ये। ठीक है, ये एक डिस्टेंस पे ऐसे रखे हुए हैं, तो ये क्या बन गया? ये डाइपोल बन गया है ना। और डाइपोल की डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, ए भी ले सकते हैं पर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 2a लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम 2a निकालते हैं। इस केस में क्या आएगा? फाइनली हमें निकालना टॉर्क है, पर टॉर्क के लिए भी हमें इसकी वो पता तो होनी चाहिए ना, ए क्या है। तो 2a निकालते हैं हम पहले, है ना। तो 2a जो है वो क्या आ जाएगा? 2a जो है वो ए बी है बेसिकली, है ना। ये a ये b, तो 2a है वो एक तरह से ए बी है। तो ए बी हम निकाल सकते हैं, हमें a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2-1 आयोटा प्लस -1 -0 आयोटा j प्लस आयोटा बोल रहा हूँ वो गलत है, आई कैप है ये, और 5 - 4k कैप। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, 2a की वैल्यू हमें मिल गई। क्या हमें क्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। चलो लिखते हैं, क्यू क्या है हमारे, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो क्यू लिख दो कि +-4 इंटू -6 कूलम, माइक्रो कूलम में दे रखा था ना, तो -6 लिख दिया। ई भी हमें इसने गिवन था 0.20 आयोटा, सॉरी आई कैप V पर सेंटीमीटर। आयोटा बोलने की आदत पड़ रखी है यार। 20, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें वोल्ट पर मीटर में, वोल्ट पर सेंटीमीटर में है ना। तो ये आ जाएगा 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये एक डाइपोल दे रखा था, ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, तो हमने 2a निकाला है बस अभी तक। ठीक है, और बाकी तो यू की जो गिवन वैल्यूज थी ना वो रखी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की रखी है, चार्ज की लिखी है। तो फाइनली हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो भाई जन जन को पता है वत्स। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टाउ पी क्रॉस ई। ठीक है, पी क्या है? पी भी सबको पता है, ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट Q × 2a होता है।
ठीक है, ये क्रॉस ई आ जाएगा। अब क्यू हमें गिवन है, ठीक है, 2a हमने निकाल ही लिया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, आयटा आएगा ये। आयटा आएगा 20, मतलब आई कैप आएगा, सॉरी। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा 20 इससे 4 से, और एक इसमें चला जाएगा इसका 0, तो 8 इंटू 10⁻² और -5 जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, मिल गया हमें। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, मैग्नीट्यूड क्या होगा टॉर्क का, मैग्नीट्यूड टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 रूट, यूनिट वेक्टर है ये, 1² बस कुछ नहीं, मिल गई हमें वैल्यू इसकी 8√2 इंटू 10⁻⁻5। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो कि 8√2 की क्या वैल्यू आएगी, तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया, एक डाइपोल था, डाइपोल पे जो क्या टॉर्क एक्ट कर रहा है वो बताना था। ठीक है, ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था देखा जाए तो, पिछले वाले तो एक तरह से मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन थे। तो इस पे क्या टॉर्क एक्ट कर रहा है वो निकालना था। टॉर्क एक्ट करने के लिए हमें इसकी डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, 2a निकाली और फॉर्मूला में पुट कर दिया P क्रॉस E में, बस कुछ इसमें हमने कोई खास किया भी नहीं काम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस each equal to q are placed along x axis at x equal to 1 2 4 8 and so on। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये रखे हुए इन्फिनिटी आगे तक ये रखे हुए हैं, ओके। x इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है q, 2 पे रखा हुआ है, 4 पे, 8 पे, ठीक है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ क्या बात है, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेटअप ऑफ चार्जेस। कह रहा है यहाँ x इक्वल टू 0 पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन बाकी चार्जेस की वजह से, जो इनफाइनाइट आगे तक जा रहे हैं इनकी वजह से। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर चुके हैं अपने ही चैनल पे एक, ठीक है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 E 1/4πε0। अब हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे q/1² आ जाएगा, 1 क्योंकि हम 1 का निकालेंगे पहले, फिर 2 का निकालेंगे, ठीक है, तो प्लस q/2² आ जाएगा, सारे प्लस होते चले जाएंगे, प्लस q/4² आ जाएगा, ऐसे ही ये चलते जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज बन जाएगी, एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई है ना, और ऐसी सीरीज हम सोल्व कर भी चुके हैं, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था एक शॉर्ट, इसका शॉर्ट क्या है वही है, उसका मतलब फॉर्मूला ही वही है, शॉर्ट क्या करेगा इसमें, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो एंड ऑन, ओके। तो ये क्या लिखा जाएगा, Q4πε0 इसका फॉर्मूला मैंने बताया था तुमको, क्या बताया था, ये सीरीज लिखने का फॉर्मूला A1 - R, ये था ना, A- R था शायद, 1 - R था, ठीक है, देख लेंगे, कन्फ्यूजन हो गया, इसमें 1 ही है पर, ठीक है।
आर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। आर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। आर क्या होता है, जिस जिस फैक्टर से ये आगे बढ़ रहे हैं ना वही आर होता है। आप ध्यान से देखो किस फैक्टर से बढ़ रहे हैं, 1/4, 1/16, ऐसे ये 1/4 फैक्टर से बढ़ रहे हैं, वही हमारा आर है। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे, ए है हमारा 1 है, ऊपर ए ही है ना, यहाँ भी 1 है, और फिर ये हो जाएगा 1/4। आर जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्यों 4/पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यों 3/पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दैट विल बी अवर आंसर। पर इसमें एक बी पार्ट और था, उसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इन द अबोव सेटअप ऑफ द कंसेक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइंस। वाह, कह रहा है कि अगर इसके साइन जो है वो अपोजिट होते तो क्या करते, सेम चार्ज के रखे हुए क्यू क्यू रखा हुआ है, ऐसा होता कि एक क्यू रखा हुआ है दूसरा माइनस क्यू रखा हुआ है, जैसे कि ये 0 है, यहाँ पे 1 पे रखा हुआ क्यू, एक्स इक्वल टू 2 पे रखा हुआ माइनस क्यू, फिर एक्स इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है क्यू, एक्स इक्वल टू 8 पे रखा हुआ माइनस क्यू, ऐसे ऐसे चलते जाते कंसेक्यूटिवली, तो क्या होता, तो भी निकाल लो। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश लिख देते हैं ना, ई डैश, ई डैश क्या हो जाता, सेम हो जाता, बस कंसेक्यूटिवली अंदर साइन चेंज होते चले जाएंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, 1² माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64, है ना, ऐसे ही चलते चल जाएंगे। ये 8 का स्क्वायर हो गया, 4 का, ये 2 का, ऐसे ही कंसेक्यूटिवली ऐसे ही चलते चले जाएंगे आगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो यहाँ जो है बेसिकली आर क्या हो जाएगा फिर हमारे केस में, जैसे हमें वो चाहिए होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है, तो यहाँ पे -1/4 के फैक्टर से बढ़ रहा है, तो आर जो है यहाँ पे हमें -1/4 लेना है। पिछले में आर क्या था हमारा, पिछले में आर हमारा था 1/4, क्योंकि यहाँ ये 1/4 के फैक्टर से आगे बढ़ता जा रहा है, और ये माइनस, क्योंकि हर बार साइन चेंज कर देता है, ये यहाँ से है यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, फिर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको फिर से ये -1/4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह ये बढ़ता जा रहा है। तो ई डैश हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए है जो 1 है, 1 माइनस का 1/4, ठीक है, बस ये बस पूरी कहानी थी। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 4/5, क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/5, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे थे, और Q0 पे उन बाकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना था। तो कैसे होगा भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, सारे जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, उसी हिसाब से हो जाएगा। ये सीरीज में था तो सीरीज का एक बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है, हमने पहले भी यूज़ कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे चलता चला जाएगा। बी पार्ट में बस कंसेक्यूटिवली साइन चेंज कर दिए तो कोई बात नहीं, हमने भी साइन चेंज कर दिए, r इक्वल टू -1/4 आ जाएगा, और हमारा आंसर इससे डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू अप्रिशिएट इट, थैंक यू।